नमस्कार दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं क्लास घातांक और करणी की। ठीक है ना, सर्ड्स एंड इंडाइसिस। इसमें क्या है कि जो हम परिमेय संख्याएं समझे थे उसके अलावा यदि कोई संख्या जैसे अपरिमेय संख्या है उसको दर्शाने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ी? करणी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देखिएगा ये इसी में हम लोग वर्गमूल और घनमूल की चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये चीज लगी है इसको क्या बोलते हैं? करणी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? करणी। और इसी में यदि मान लीजिए, सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि यदि कोई संख्या a है और इसके पावर में हम m लिखते हैं तो इसको बोलते हैं a के घाते। ठीक है ना, m है। ऐसे ही यदि यहां पे ये करणी है और यहां पे मैं लिख दूं, मान लीजिए m ही लिखता हूं और यहां पे a लिखता हूं, तो यहां पे ये बोला जाता है कि इतने के घात में m है, करणी के घात पे m है। ठीक है ना, और m की जगह है अब कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पे a की घात में 2, 4, 6, 8 जो भी हो सकते हैं, ऐसे ही इस करणी के घात। अब करणी क्यों ली गई? क्योंकि जो अपरिमेय संख्याएं थी उनको दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सरल करेंगे। तो कुछ मैं आपको फार्मूले इधर बताऊंगा घातांक और करणी के, है ना। 2, 2, 4, 4 ऐसे फार्मूले हैं जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। किंतु उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इस करणी के बारे में समझा देता हूं। जैसे यहां पे 2 लिख दिया हमने, है ना, किसी भी करणी के यहां पे मान लीजिए ऐसा करणी में हमने लिख के यहां 3 लिख दिया, ऐसा लिख के और यहां 4 लिख दिया, और कितना भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो चीज है ना इसको पहले समझ लो। होता क्या है, एक करणी के घात में 2, करणी की घात में 3, करणी के घात में 4, करणी की घात में 5। ठीक है, और इसी में आगे जब बढ़ेंगे तो उसको मैं अभी फार्मूले से क्लियर करता हूं। यदि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो। जैसे यदि यहां पे 2 लगा है, ठीक है ना, यदि मान लो यहां पे मैंने 4 लिखा है और यहां पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं। 2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां 2 लगा है। ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका मैं गुणा करूं तो 4 आए। बात समझ में आ रही है? अब यदि इसी जगह मैं यहां पे 3 जो लिखा हूं, इसका मतलब यदि मान लो 8 लिखा है या कोई भी संख्या लिखी है मान लो, ठीक है ना, तो यदि 8 लिखा है इसका मतलब यह है और यहां 3 लिखा है, तो ऐसी कौन सी संख्या मैं पकड़ूं जिसको मैं 3 बार, 1, 2 और 3 बार गुणा करूं तो 8 मिले। क्या मिले? तो यार अब तुम इसका बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? ये घात में 4 लगा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भैया जी आपने कोई भी चीज लिखी है, मान लीजिए 16 लिखी है और यहां पे यदि 4 लिखा है, इसका मतलब यह है कि आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि जो इसके अंदर है इस घर के, वो क्या है? वो किसी न किसी संख्या का 4 बार गुणा है। बात समझ में आई? अच्छा, इसी में जैसे मान लो ये अंडर रूट ये लगा है और यहां 5 लिखा है। क्लियर? उस 5 का मतलब क्या हुआ? उस 5 का मतलब क्या हुआ? अभी हमने बताया कि यहां पे 4 का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या लिखी है वो किसी न किसी संख्या का 4 बार गुणा करके आई है। क्लियर? अच्छा, इसी में आप देखो यदि यहां पे 3 लिखा है तो अंदर जो छिपा बैठा है ना वो किसी न किसी संख्या का 3 बार गुणा है। यहां पे जो 2 लिखा है ना वो किसी न किसी संख्या का 2 बार गुणा है। क्लियर? नहीं आया समझ में? ये चीज है ये। अब इसी में मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, तो इतना बेसिक आपको यदि ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हमें क्या मिलता है? ठीक है ना, या तो लंबाई मिलेगी या लंबाई या चौड़ाई मिलेगी या और ऊंचाई, 3 चीजें मिलती हैं।
उन 3 चीजों के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए इसको और इसको पकड़ लेते हैं। तो देखो, इसी को तो बोलते हैं, यदि इसी 4 में इसके अंदर वो कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करो तो 4 आ जाए, यही तो वर्ग मूल है। 2 वर्ग का मतलब क्या होता है? 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि इसके मूल में कौन छिपा है, मतलब 2 छिपा है। इसका मूल कौन है? घन का मतलब 3 होता है ना? तो इसके मूल में कौन छिपा है? तो अभी देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी, तो इसका घन मूल और इसमें वर्गमूल, ये वर्ग का, ये घन का। घन मतलब समझ में आ रहा है ना? क्यूब रूट। क्यूब मतलब 3 बार गुणा, क्यूब मतलब 3 बार गुणा। तो इसमें हो गया इसका अंडर रूट, मतलब इसका वर्गमूल। अब इसको हम 2 यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? इसको कैसे लिखा जाता है? अंडर रूट 4। और इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पे 2 अपने आप बैठा है, यदि कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? 2 अपने आप बैठा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या करें भाई? 4 का, तो इसमें क्या करते हैं? 2 दूनी 4। इसके बाहर जब तुम आओगे तो ये लिखा मिलेगा। बात समझ में आई? ऐसे ही इस अंडर रूट के इसमें क्यूब, यदि ये 3 लिखा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, 8 है यहां 3 है, तो ये इक्वल टू 2। मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। ये बात समझ में आई? ऐसे ही ये तो हो गया वर्गमूल और घनमूल का। हमसे कोई 4 का पूछेगा, 5 का पूछेगा, 6 का पूछेगा, उसका भी हम घात का निकाल लेंगे करनी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये चीजें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके फार्मूलों पे, तो आपको थोड़ा सा इसमें वर्क करा दे, तब तो आपको फिर और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब मैं ए बी ऐसी संख्याएं ले लूंगा तो परेशान नहीं होना है ना? और उसके घात में एम एन यदि मैं लेता हूं तो परेशान होने की चीज नहीं है। देखिए, जैसे घात में किसी के घात में ए की पावर क्या दिखा? एम दिखा, और ए के ही घात में मान लो यहां पे एन दिखा, ठीक है? इसको कैसे लिख सकते हो? और देखो, ए अकेले लिखो और m प्लस एन कर दो। बस समझ में आई? ऐसा भी लिख सकते हैं। हां, शर्त यह है कि a और ये बेस आधार समान होना चाहिए, तो घातांक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। आधार समान तो घातांक m और n अलग अलग थे ना, लेकिन जुड़ गए। क्लियर? अच्छा, अब मान लो यहीं पे ऐसा हो जाए कि a की पावर इधर m हो और बटे में a की पावर n हो, आधार समान है लेकिन घातांक अभी अलग अलग हैं, तो a लिखो, यहां जोड़ा था ना, इसमें m माइनस n कर दो। इतनी चीज समझ में आई? ये घात के नियम जब समझे रहोगे अच्छे से, तब जाके इसका उपयोग कर सकोगे। नहीं, मैं आगे कैलकुलेशन में जैसे इसको देखा और ऐसे लिख दिया तो तुम परेशान हो जाओगे कि ये भैया ये क्या क्या हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आया। तो एक एक फार्मूला इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, a की घात में यदि 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। अरे गजब यार, आपने a की घात 0 बोला और 1 बोला, ये क्या है? मान लीजिए मैं यहां पे a की जगह 5 की घात 0 ले लूं तो इसका मतलब 1 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। यहां पे मैं 101 ले लूं और इसमें 0 लगा दूं तो भी क्या 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। किसी की भी घात में यदि 0 आ गया, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो याद रखना। ये हुआ। फिर आगे चलते हैं। अभी तो एक ए बेस समान था। अब मान लो a की घाते m और b की घाते n मान लो हो गया। ठीक है ना? ऐसा हो गया। ठीक, या कि मान लो यहां पे m कर देते हैं दोनों के, तो इसमें क्या होगा? a b को इधर ले लेंगे और घात में ये m इधर चला जाएगा। बस समझ में आई?
अच्छा, मान लो ये अब आधार ए और बी दोनों अलग अलग हैं, ठीक, किंतु यहां पे m और यहां पे भी m है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं a बटे b, और इस m को निकाल के यहां भी रख सकता हूं। ऐसा है तो ऐसा लिख सकता हूं, और ऐसा है तो ऐसा लिख सकता हूं। अब तुम बोलोगे मान लो 2 की घाते यहाँ 5 लिखा है, या अंडर रूट कुछ में लिखा है, यहाँ 5 की घाते 3 कुछ लिखा है, और ये समान है, तो इन दोनों को इसको बटे इसको करेंगे और इन दोनों को एक पावर में रख देंगे, तो परेशान नहीं होना है। क्लियर? आगे बढ़े। ये हो गया घातांक से संबंधी कुछ चीजें थी। और क्या छूट रहा है इसमें? एक की पावर, ठीक है ना, इसमें लगभग चीजें क्लियर है। अच्छा, अब देखो, यदि अंडर रूट ए है, ठीक, यदि अंडर रूट ए है और यहां पे मान लो n लिखा है, तो इसके कितने रूप हो सकते हैं? ध्यान देना। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 की पावर 1 बटा n, a की पावर 1 बटा n, चाहे मैं ऐसा लिखूं चाहे मैं ऐसा लिखूं। अच्छा, एक बात बताओ, तो अभी आपने नहीं बोला कि भैया जी आपने ये 4 लिखा और यहां 2 लिखा, ठीक है? यदि ऐसा कुछ लिखा है उसका मतलब क्या होगा कि 4 की घात में 1 बटा 2। बिल्कुल हाँ। यदि मान लो यहां पे ये लिखा है 8 और यहां पे लिखा है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 और इसके घात में 1 बटा 3। बात समझ में आ रही है? मान लो यहां पे ऐसा कुछ लिखा है कि 16 और यहां 4 लिखा है, मान लो, तो 16 लिखना है और 1 बटा 4। क्लियर हुआ चीजें? अच्छा, मान लो अब इसमें और थोड़ा सा मैं एक चीज जोड़ दूं। अभी तो इस रूप में था, अभी यही सेम है, किंतु यहां पे मान लो कि मैं इसी के घात में कुछ लिख दूं। अब क्या करोगे? इसको कितनी प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसका तो मतलब तुम जान रहे हो ना क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a 1 बटा n, यही चीज जो ऊपर लिखी हुई है। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो ये m है, ये अभी यहां है, अब ये इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना? जब मैं इसको ब्रैकेट खोलूंगा तो इसमें ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं m/n, इस वाले। मतलब जो इधर घात में होता है वो ऊपर जाता है और जो इधर होता है वो नीचे आता है। दिमाग में फिट हो गया? क्लियर? भूलोगे कभी? इधर जो होगा वो घात में बटे में नीचे जाएगा और जो इधर होगा वो ऊपर रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब मान लो अभी तो ए था, ठीक, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, जैसे मान लीजिए अंडर रूट ए है और यहां n है, ठीक है, और यहां पे अंडर रूट, सॉरी, रुकिएगा, यदि यहां पे m हो और ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ हो गया, अब क्या करोगे? अब तुम घबरा जाओगे कि भैया ऐसा हो गया, तो मैं बोलूंगा कि घबराओ नहीं, इसको ऐसे लिखो और m और n को गुणा कर लो, m और n को गुणा कर लो, तो इस रूप को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अच्छा, अब मान लो यहां पे अंडर रूट ए में कोई चीज है n और इधर अंडर रूट बी में कोई चीज है n। अब इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? ए बी लिखोगे और अंडर रूट में इकट्ठा n लिख सकते हो। बात समझ में आई? यदि ऐसा लिखा है और ऐसा मैंने कर दिया, मतलब इन दोनों को गुणा किया और जो इधर घात में था उसको कर दिया,
तो ये जो है इसकी घात में आ जाएगा। अच्छा, यदि मान लीजिए इसी में अभी हमने गुणा में लिखा था, यदि अंडर रूट ए हो और यहाँ एन हो, और अंडर रूट यहाँ बी हो और यहाँ एन हो, अब क्या होगा? क्या जैसे इसको इकट्ठा लिख दिया था, क्या इसको इकट्ठा लिखा जा सकता है a बटा बी और यहाँ पे n? हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यही घातांक और करणी के कुछ नियम थे जो आपको जानने योग्य थे। करणी क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, अपरिमेय चीजों को, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और थोड़ी सी इसमें छूट रही है, a की घाते यदि m है और यदि यहां n है तो इसको सामान्य सी चीज है m और n लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ठीक है, इसमें क्या है, ये a की घाते ये हो गया और इसमें क्या बच रहा है, ठीक है, नहीं सही है, कुछ नहीं होता उसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्रश्न है यहाँ पे कि ये होना चाहिए, तो ये आपको बता दूं, यदि यहाँ पे ये डॉट लगा है इसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, लगभग लगभग आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि यदि यहाँ पे a हो, ठीक है, अंडर रूट ऐसी चीज़ें आए, मान लीजिए यहाँ प्लस हो और फिर a हो, फिर प्लस हो, फिर अंडर रूट हो, ऐसे, ठीक है, ऐसी चीज़ें और अनंत तक चलें, उसके लिए क्या होता है, 1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1/2। ये फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। आपको इस रूप में ऐसे सवाल दे देगा और पूछेगा अनंत तक वो जा रहा है, अब इसका आंसर बताइए, तो आपको सीधे सीधे इसको याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये है अंडर रूट, ठीक है, a है, फिर अंडर रूट a है, फिर अंडर रूट a है, ऐसे ही गुणा करते हुए यदि अनंत बार जा रहा है तो उसकी वैल्यू जो इधर a है ना, वही आंसर हो जाएगा। कितना सरल है ये, मतलब ऐसे डरावने सवालों का आंसर 2 सेकंड में आपका आएगा। ऐसे डरावने सवाल हैं और इस फार्मूलों में रखोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो एक और चीज है, अंडर रूट a है, फिर अंडर रूट फिर से a है, ठीक है ना, अंडर रूट, ऐसे करके n पदों तक यदि कोई आपसे पूछ ले, ठीक है ना, n पदों तक यदि कोई पूछ ले तो उसमें घबराना नहीं है। a की घात में 1 माइनस 1/2 की घाते ये n, जो ये n पद है ना वहां पे इसके a की घात में लगा देना है। क्लियर, a की घात में 1 माइनस 1/2 की घाते n कर देना है, तो ये हो जाता है घातांक और करणी का जो ये पूरा चीजें थी, या मैंने आपको बता दिया। अब इसी में आपको वर्गमूल और घनमूल वाली चीजें भी हमने जोड़ दी थी, ठीक है। अब वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए कई सारी विधियां हैं, ठीक, भाग विधि है और गुणनखंड विधि भी है। तो ये हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि आपसे आता होगा, ठीक है, और नहीं भी आता होगा तो मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा परिमेयीकरण, परिमेयीकरण, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास मान लीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 5 है, ठीक है, और इसका परिमेयीकरण करने के लिए बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। एक ध्यान रखिएगा कि बीजगणित में क्या होता है, एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, तो हो क्या रहा है, हमारे पास
ये a प्लस b है। यदि इसी में 3 माइनस अंडर रूट 5 का मैं गुणा कर दूं तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया ये। तो अब इसको मैं जैसे ये इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको भी तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, नहीं लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं इस रूप में कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसी के लिए यदि आपने इधर माइनस लगा के ऊपर गुणा किया तो आपको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इसका परिमेयीकरण। ये माइनस लगा के तो इधर भी माइनस लगा के गुणा करोगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले का काम क्या हो गया कि इस रूप में आ गया और ये बटे में ये 3 माइनस अंडर रूट 5 रहा आएगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं परिमेय। अब देखो ऐसा किया क्यों, इसका कमाल देखना। ये 3 त्रिकाई कितना हुआ, 9 माइनस, अब ध्यान से देखना, अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, 2 बार गुणा करना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, कौन बताएगा, 5 की घाते 1/2, यही ना। अब देखना अभी जो हमने फार्मूले बताए हैं ना, वो देखना अभी तत्काल अप्लाई होगा। मान लो ये जो है अंडर रूट 5, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि करनी के घात में यहां 2 बैठा है, चुपके से लिख नहीं रहे लेकिन होता यही है। अच्छा ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया। अच्छा अभी आपने पढ़ा है कि यदि a हो मतलब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे यहां पे m था, यहां पे a में n था, तो हमने a m प्लस n लिखा था, तो ऐसा ही तो ये मिल रहा है, हमें नहीं मिला। और जैसे ही ये मिला तो हम m और n को जोड़ दें, m ये है n ये है, जोड़ दो भैया, कितना आएगा, 5 की घात 1/2 प्लस 1/2। अब इस भिन्न को सॉल्व कर लो, 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसका लघुत्तम कितना आया, 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 1 1 कम, तो कितना आया, 2/2। मतलब 1। बात कुछ समझ में आई भैया कि 5 की घाते क्या बचा, 1, मतलब सिंपल 5। यदि 2 अंडर रूटों का मैं गुणा कर दूं तो मिल क्या रहा है, मुझे सिंपल 5 मिलने लगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं इसकी सहायता से घातांक करने के, हमें अंतिम में मिला क्या, 5। तो देखो ना इसका परिमेयीकरण हो गया 9 और इधर 5, 9 माइनस 5 लिखो बटे 3 माइनस अंडर रूट 5। ये देखो इसका क्या हो गया, परिमेयीकरण। 9 में 5 घटाओगे कितना आया, 4/3 माइनस अंडर रूट 5 हो गया, परिमेयीकरण हो गया। तो ये फार्मूला देखो कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बीजगणित में बहुत सारे फार्मूले हैं जो हमारे उपयोग में हैं, इसको हम लेंगे अगली क्लास में। तो ये हमें ऐसा समझ में आया, यदि यहां पे मान लीजिए प्लस की जगह पे यहां माइनस होता तो आप इसको प्लस लेते, बात समझ में आई। यदि यहां गुणा 3 प्लस अंडर रूट 5 का कर रहे हैं तो नीचे भी यदि कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमारे ऊपर का फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी के रूप में बन जाएगा और हमें यही तो चाहिए था। और जैसे ही इस रूप में बनता है वैसे ही मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूं, a² माइनस b²। और इसको मैंने इसीलिए करके दिखाया कि किसी भी अंडर रूट वाले का 2 बार गुणा करोगे तो वो किस अपने मूल रूप में, जो आधार इसका है उसी रूप में वो बाहर आ जाता है। क्लियर? क्यों आता है ये भी करके बता दिया, क्योंकि 1/2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 1, घात में कितना मिलेगा, 1, तो 5 की घात 1 मतलब 5। बात समझ में आई। चलिए तो ये हो गया परिमेयीकरण भी। तो हमने फार्मूले देख लिए, होता क्या है,
घातांक करणी, ठीक है ना, करणी की आवश्यकता पड़ी क्यों ये देखा, और उनके फार्मूलों को समझते हुए, परिमेयीकरण को समझते हुए, 2-3 फार्मूले वो जो थे उनको भी समझते हुए, इसी में एक चीज़ और थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इसी में एक चीज़ और थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोल दे कि भाई साहब कोई संख्या लिखी है, मान लो 200, और उसके घात में कोई सम संख्या हो और इसको भाग करो 201 से, तो शेष क्या मिलेगा? सम। अब सम में वो कितनी भी हो सकती है, 200 की घाते 1000, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या रखो। बस समझ में आ रहा है? यदि तुम ऐसा करते हो, मतलब ऐसा a की घाते 2n अपान a+1 करते हो, तो आपको जो शेष मिलेगा वो कितना मिलेगा? शेष 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और यदि यहीं पे मान लो ये सम ना हो के, जैसे ये तो हो, मतलब a हो और उसमें एक जोड़ के यहां पे कुछ भाग दिया हो, ठीक है ना, जैसे मान लो यहां पे मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, 200 की जगह यहां पे मान लो मैंने ले लिया 25, तो नीचे क्या रहेगा? 26। अब इसकी घात में कोई बोले कि इसमें भाग करो, अब बताओ कि शेष क्या बचेगा? तो दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन क्या हो सकती है बताओ? या तो यहां पे कोई सम संख्या होगी, तो यदि सम है मतलब 2n है, 2 का गुणा है मतलब सम आएगा, तो यदि ये सम है तो क्या आएगा? शेष 1 आएगा। लेकिन यदि यहीं पे 2n+1 है, मतलब a की घाते 2n+1 और a+1 है, तो यहां पे जो शेष आएगा वो क्या होगा? a ही होगा। ये जो a है ना, मतलब वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हुआ। अब मान लीजिए एक और तीसरी कंडीशन बन सकती है। अभी तो हमने यहां पे जोड़ा, अभी एक कम कर दें, जैसे ये 200 है ना, इसी की जगह पे हम 199 कर दे, तो ये बड़ा रहे और ये छोटा हो जाए 1। अब क्या होगा? इन दोनों की कंडीशन में ध्यान देना, a है और यहां पे n लिख रहा हूं। n का मतलब सम और विषम दोनों, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो यहां पे रखोगे और a-1 करोगे, मतलब एक घटा के, a से एक कम करके यदि भाग देते हो, जैसे यहां पे भाग दोगे, तो चाहे इधर सम हो या विषम हो, शेष क्या बचेगा? शेष 1 बचेगा। क्लियर है? इस कंडीशन में तो ये चीजें हो गई आपकी घातांक करणी की। इतनी सारी चीजें थी। एक डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए अभी पूछ ले आपसे, यहां पे दे दे 21 और यहां पे दे दे 22, और फिर बोले कि यहां पे कोई सम संख्या दे दे, मान लीजिए 200, ठीक है ना। अब बोले कि इसका शेष क्या होगा, तो आप सीधे देखोगे ये 200 है ना, मतलब ये सम है, शेष क्या होगा? 1 होगा। आपको चेक कर लेना है कि ये बड़ा है कि ये है। बड़ा कौन है? इससे 1 ये ज्यादा है ना, a+1 है ना। यदि ये प्लस है तो ये वाला नियम, a- है तो दोनों की कंडीशन में, सम और विषम की दोनों कंडीशन में शेष 1 ही बचता है। ऐसे सवाल आएंगे, आपसे बन जाएंगे। अब क्लियर? चलिए आगे और बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा। अभी मैं आपको केवल थ्योरी की क्लास ले रहा हूं। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर हम बहुत सारी वैरायटी और क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।